वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पॉलीटेक्निक ऑल ट्रेड क्लासेस में। जैसा कि अप्लाइड मैकेनिक्स का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, बेसिक इंट्रो बताया था, उसके साथ साथ पाठ्यक्रम के बारे में भी नॉलेज करवाई थी। इसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं जो मैकेनिक्स से आगे बढ़ने के लिए, मैकेनिक्स में अंदर जाने के लिए वो एक इसका रास्ता होती हैं। तो उन बेसिक डेफिनेशनों को मैं आपको बताऊंगा। वो हाई स्कूल लेवल की 8 से लेकर के हाई स्कूल लेवल की डेफिनेशन है जो आप पिछली कक्षा में पढ़ते हुए आए हैं। तो उनमें से ही मैं आपको जितनी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन मैं आपको कराऊंगा। उन डेफिनेशनों को बड़े सरल तरीके से मैं आपको कराऊंगा। जहाँ भी कोई मिस्टेक हो, आपके कमेंट, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है। इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है। तो वैसे तो हर जगह जो भी मटेरियल है वो पदार्थ से ही बना है। हमारी बॉडी हुई, ब्लैक बोर्ड हुआ, बहुत सारी चीज़ें इस नेचर में जो भी चीज़ें विद्यमान है वो पदार्थ से ही मिल करके बनी है। तो इसकी जो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो विज्ञान की भाषा में, किसकी, साइंस की लैंग्वेज में, किसमें, साइंस की लैंग्वेज में पदार्थ उसे कैसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, जो स्थान घेरता हो, जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो। यानी हर वस्तु कोई ना कोई स्थान घेरती है। मैं भी हूँ तो इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा स्थान लिए हुए हूँ। ये भी है ब्लैक बोर्ड, जो भी वाइट बोर्ड हमारा, ये भी स्थान घेरे हुए है। तो पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान की अगर बात की जाए तो हर जो नेचर है हमारा, इस नेचर में जो भी चीज़ विद्यमान है उसमें मास है। जो भी चीज़, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो उसमें मास कुछ न कुछ है जो स्थान घेरे हुए है। तो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम, तो विज्ञान की भाषा में पदार्थ उसे कहते हैं। फर्स्ट टर्म कौन सी हो गई, जो स्थान घेरता है। दूसरी टर्म, उसमें क्या हो, उसमें द्रव्यमान होता है। जब द्रव्यमान होगा जाहिर सी बात है वो स्थान घेरेगा ही। अगर पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें, पदार्थ को 3 अवस्थाएं मुख्यतः बताई गई हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली जो अवस्था है वो हमारी ठोस है। दूसरी अवस्था की बात करें तो हमारी द्रव अवस्था होती है, और तीसरी अवस्था की बात करें तो हमारी गैस होती है। अब ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में क्या हो, क्या डिफरेंस, क्या इनमें अंतर है, उसके बारे में हम बात करें तो पदार्थ में ठोस होते हैं, द्रव होती है, गैस होती है। तो ये क्या होते, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। ठोस भी, द्रव भी, गैस भी, इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठोस में क्या होता है कि मान के चलो ये हमारा कोई ठोस का एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हम देखते हैं, ये डायग्राम हमारा बना हुआ है, मान लो ये ठोस है। इसमें हमारे पार्टिकल से मिलकर के बना है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो ये हमारे पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल हुए, ये इस प्रकार के पार्टिकल से पूरा घिरा हुआ होता है, डेंस स्टेट में होता है। यानी सघन अवस्था में इनके जो पार्टिकल हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और अगली इनमें अगर बात की जाए बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग क्या होती है, पार्टिकल जो एक दूसरे से जिस बल के कारण जुड़े होते हैं उसे हम बॉन्डिंग कहते हैं साधारण लैंग्वेज में। तो इनमें जो बॉन्डिंग होती है, इनमें हाई बॉन्डिंग होती है, उच्च बॉन्डिंग के माध्यम से ये जुड़े हुए होते हैं। ये वैसे केमिस्ट्री का विषय है। अगर द्रव की बात की जाए तो द्रव भी कोई ले लो, द्रव का अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा डायग्राम हुआ। इसके भी पार्टिकल्स होते, इसके पार्टिकल्स क्या हैं, इसकी अपेक्षा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये हमारे दूर दूर हैं। इनकी बॉन्डिंग इसकी अपेक्षा क्या होती है, इसकी बॉन्डिंग की अपेक्षा इनकी बॉन्डिंग हल्की होती है। यानी जिस बल से ये बंधे हुए होते हैं वो हमारा कम होता है। अगर गैस का एक डायग्राम बनाने की कोशिश करें, हम एक डायग्राम में बना करके इसको देखते हैं, इसमें जो हमारा पार्टिकल होता है वो कुछ ज़्यादा ही दूर होता है।
और इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत हल्की होती है, इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा हल्की, इससे कम हल्की, लेकिन ये सबसे हल्की बॉन्डिंग होती है। और इस बॉन्डिंग में ये क्या है, पार्टिकल बड़े क्षीण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं। तो ये हमारी पदार्थ की 3 अवस्थाएं हुई। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका जो बोर्ड है उसको साफ करूंगा, जिससे मैं आपकी अगली डेफिनेशन को क्लियर तरीके से समझा सकूं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों, अगली जो डेफिनेशन की बात करें, हमारी अगली डेफिनेशन कण है, जिसे इंग्लिश में हम पार्टिकल कहते हैं। तो कण होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कण क्या होता है हमारा। तो सबसे पहले के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमने पिछली जो डेफिनेशन बताई थी, पदार्थ की बताई थी कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ कणों से मिलकर के ही बना होता है। किससे बना होता है, कणों से मिलकर के ही पदार्थ बना होता है। छोटे छोटे कण मैंने जो आपको अवस्थाओं में दिखाए थे, ठोस में, द्रव में, गैस में, तो वो कण, अब उस कण की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम उसे इंजीनियरिंग भाषा में या साइंस की भाषा में हम कैसे कहेंगे। तो पदार्थ यानी हमारा पदार्थ यानी मैटर का वह बहुत छोटा भाग। कौन सा, बहुत छोटा भाग, जिसकी कोई माप नहीं होती है, जिसकी कोई माप नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटा होता है जिसको हम शायद मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जरूर होता है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स में बहुत कम कम द्रव्यमान होगा। छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के क्या बनाएंगे, एक पदार्थ बनाएंगे। और वो पदार्थ मैंने वैसे पिछली जो डेफिनेशन में बताया था कि हर कोई वस्तु पदार्थ से मिलकर के बनी होती है, चाहे यह वाइट बोर्ड हुआ हो, या खुद मेरी बॉडी हो, या नेचर में जितनी भी बॉडी हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सारी पदार्थ से मिलकर के होती हैं। और पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, कण से मिलकर के बना होता है। तो ये पदार्थ की ये छोटा भाग होता है, बहुत छोटा भाग। तो अगर कण की डेफिनेशन की बात की जाए तो इसे कैसे लिखेंगे, पदार्थ का बहुत छोटा भाग जिसकी कोई माप नहीं होती है, पदार्थ का बहुत छोटा भाग जिसकी कोई माप नहीं होती है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, हमारा कण कहलाता है, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आपके कमेंट, आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप बिल्कुल दीजिएगा, मैं उन्हें कोशिश करूँगा और सरल लैंग्वेज में समझाने की। अगली चीज़ है हमारा पिंड यानी बॉडी, जिसे हम बार बार डेफिनेशनों में इस्तेमाल करते हैं, किसी वस्तु या पिंड। वो पिंड क्या होता है, वो बॉडी क्या होती है। तो अब कई कणों से, यानी हम अब हमारे कई कण मिलेंगे, कई कणों से मिलकर के बना जिसका द्रव्यमान तथा आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, पिंड कहलाता है। पिछली एक डेफिनेशन हमने देखी थी, मैटर के जो स्थान घेरता हो और उसमें कुछ द्रव्यमान हो, वो हमारा क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन, जब हमारा द्रव्यमान तथा आयतन निश्चित हो जाता है। कोई भी पिंड बॉडी के रूप में मैं भी हूँ, मेरा द्रव्यमान, मेरा आयतन फिक्स है। ये हमारा वाइट बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड का द्रव्यमान और इसका आयतन भी निश्चित है। तो कई कणों से मिलकर के बना जिसका द्रव्यमान तथा आयतन निश्चित होता है, हमारा पिंड कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा पिंड कहलाता है। तो हमारी दूसरी डेफिनेशन भी क्लियर है। अगर हम आगे की बात करें कि रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी क्या होती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा पिंड, अब किसकी बात हो रही है, ऐसा पिंड, ये इस वाली बॉडी की बात हो रही है, जिस पर अधिक बल लगाएं। एक तो बल एक लिमिट में लगाते हैं, एक लिमिट से पार बल लगाएं, एक लिमिट से ज़्यादा। जैसे किसी वस्तु है, जैसे अगर वो 5 न्यूटन का बल सहन कर रही है, उससे भी अगर हम ज़्यादा लगाएं तो क्या होगा, फिर भी उसका विरूपण ना हो, विरूपण नहीं होता है, रिजिड बॉडी कहलाती है। विरूपण का मतलब क्या होता है, विरूपण का मतलब इंग्लिश में से हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। और डिफॉर्मेशन क्या होता है,
जब हम किसी वस्तु को, ये हमारा मार्कर है, अगर हम इस पर एक लिमिटेड बल लगाएं तो इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे भी अगर ज़्यादा लगाएं, ज़्यादा लगाते जाएं तो इसके क्या होंगे, पार्टिकल जो एक बॉन्डिंग के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, जो एक बॉन्डिंग के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, वो उनके बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं, उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन कहते हैं। अभी मैं आपको वो समझाऊंगा कि डिफॉर्मेशन किसे कहते हैं या रिजिड बॉडी किसे कहते हैं। एक आपको डायग्राम के माध्यम से, मान लीजिए एक हमारा इस प्रकार की बॉडी है, या इसे रॉड मान लो या लोहे की छड़ मान लो, किसकी, इसको हम लोहे की छड़ मान लेते हैं, किसको, इसको लोहे की छड़ मान लेते हैं, ठीक है। इधर हम क्या करते हैं, ये हमारी रबर है कोई। अब हम इस बॉडी को क्या करेंगे, एक P फोर्स इधर लगाया, एक P फोर्स इधर लगाया, मान लो P की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो आप। जब हमने फोर्स लगाया तो लोहे की छड़ को हम खींच रहे हैं, लेकिन लोहे की छड़ विरूपित नहीं होगी। वैसे तो विरूपित ऐसी कोई बॉडी नहीं है, रिजिड बॉडी नेचर में है ही नहीं, लेकिन अगर हम परिभाषा की बात करें तो रिजिड बॉडी की परिभाषा इसी प्रकार देते हैं जिसमें कम विरूपण हो, बहुत कम विरूपण हो। तो लोहे की छड़ को खींचेंगे तो इसमें बहुत कम मतलब खिंचाव होगा। अगर हम रबर को खींचें तो इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा खिंच जाएगी, तो इसमें डिफॉर्मेशन हुआ। इसमें क्या हुआ, हमारा डिफॉर्मेशन या विरूपण हुआ इसमें। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर से हम समराइज करते हैं इस रिजिड बॉडी के बारे में। ऐसा पिंड या ऐसी बॉडी जिस पर हम अधिक बल लगाने पर भी विरूपण नहीं होता है, हमारी रिजिड बॉडी कहलाती है। तो बच्चों, मुझे लगता है, मेरे अनुसार आपको अब तक समझ आ जानी चाहिए, और यही डेफिनेशन है आपको बोर्ड में लिखनी है। अगर आपसे कण की, पिंड की या दृढ़ पिंड की कोई भी डेफिनेशन पूछ ले, आप बेझिझक इसको लिख के आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने साथ साथ नोट्स बनाते चलें। यहाँ तक बहुत बेटर देने की कोशिश करूँगा, जितनी सरल लैंग्वेज में हो सकता है, मुझसे जितना आता है उतनी सरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे मैं अगली डेफिनेशन आपको क्लियर कराता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अब हम अगली डेफिनेशन की बात करें तो अगली डेफिनेशन हमारी गति अवस्था है, जिसे हम स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मोशन। इसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन, जब कोई वस्तु या पिंड, जब कोई वस्तु या पिंड किसी दूसरी वस्तु या पिंड के सापेक्ष अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन समय के साथ बदलती है। क्या करती है, बदलती है, तो वस्तु या पिंड की गति अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, वस्तु या पिंड की गति अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन। अब हम समझने की कोशिश करेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। ये हमारी कोई वस्तु है, क्या है, ये हमारी कोई वस्तु है। कौन सी वस्तु है, फर्स्ट वस्तु है, ठीक है। अब हमारी दूसरी वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वस्तु है, ये दूसरी हमारी सेकंड वस्तु या बॉडी कह लो, पिंड कह लो, ठीक है। तो ये इसके सापेक्ष, पहली वस्तु के सापेक्ष, पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु यहाँ है, ठीक है। यहाँ हमारा समय t1 है,
जिसे हम T1 कहें, या मान लो सुबह के 10:01 पर ये यहाँ है। ये हमारी स्थिति कौन सी है, इसकी पोजीशन स्थिति फर्स्ट है। समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारी पहली बॉडी है, ये हमारी दूसरी बॉडी है। दूसरी बॉडी की हमारी T1 कोई समय है, यानी वो T1 हमारा समय 10:01 हो रहा है, और हमारी वस्तु की पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट पोजीशन है। अगर हम 10:02 पे देखते हैं, 10:02, ये हमारी 10:02 है, सॉरी 10:02 है। 10:02 पे क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारी बॉडी दूसरी पोजीशन ग्रहण कर लेती है। कौन सी, दूसरी पोजीशन ग्रहण कर लेती। कौन सी वस्तु है, यह हमारी दूसरी वस्तु। यह हमारा समय T2। अब डेफिनेशन की ओर हम ध्यान देंगे। हमारी पोजीशन कौन सी है, स्थिति 2, स्थिति सेकंड। अब हम डेफिनेशन पे बात करते हैं। जब कोई वस्तु या पिंड, पहली मान ली हमने ये, दूसरी वस्तु या पिंड के सापेक्ष, दूसरी वस्तु ये हो गई के सापेक्ष अपनी स्थिति, यानी इसको हम रेफरेंस में मानेंगे, इसको हम मूवेबल मान के चलते हैं। मूवेबल नहीं, यहाँ स्थिति फर्स्ट पर 10:01 पे यहाँ है, समय के साथ बदलती है। क्या, पोजीशन बदलती है। 10:01 पे ये यहाँ थी, L1 दूरी पे, और 10:02 पे L2 दूरी पे पहुंच गई। कितनी पे, L2 दूरी पे पहुंच गई। तो इसमें क्या है कि वो वाली वस्तु हमारी मोशन में है या गतिज अवस्था में है। समझाने की बहुत बेसिक लेवल मैंने कराया है कि गतिशील अवस्था क्या होती है। ऐसे ही ये T3 10:05 समझ लो, स्थिति थर्ड ग्रहण करेगी। तो ये जो हमारी बॉडी है, ये किस में है, गतिज अवस्था में है, यानी ये हमारी बॉडी चल रही है, समय के साथ साथ चल रही है। चलने का मतलब मूवमेंट कर रही है, यानी गतिज अवस्था में है। अगर इसके विपरीत हम बात करें, विरामावस्था, बिल्कुल इसका विपरीत होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट। जब कोई वस्तु या पिंड किसी दूसरी वस्तु, जब कोई वस्तु, मान लो पहली वस्तु, किसी दूसरी वस्तु या पिंड के सापेक्ष अपनी स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है। क्या, नहीं बदलती है, तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। जैसे मान के चलो, ये हमारी बॉडी फर्स्ट है, ये यहाँ पे हमारी बॉडी सेकंड है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फिक्स है, इसके संदर्भ में हम इसको ले रहे हैं, इसके संदर्भ में ये क्या कर रही है। तो मान के चलो पोजीशन, ये हमारी T1 समय है, सुबह के 10:01 हो रहा है, ठीक है। और हमारी पोजीशन कौन सी है, स्थिति फर्स्ट। लेकिन T2 समय हो गया, समय गुजर गया। T2 समय पे भी ये यहीं पे है, ये हमारी यहाँ से इसकी दूरी L1 है, ठीक है। T2 समय हो गया, यानी 10:02 हो गई। ये वस्तु यहीं की यहीं है, यानी अपनी स्थिति इसने नहीं बदली। मान के चलो मैं 10:01 पे यहीं था, किसके रेस्पेक्ट में, इस ब्लैक बोर्ड के रेस्पेक्ट में मान लो। तो दूसरी 10:02 पे भी मैं यहीं था, 3 मिनट पे भी यहीं था। तो ये मेरी पोजीशन कौन सी हुई, रेस्ट पोजीशन हुई। इसी प्रकार ये यहाँ पर अगली जो T2 समय था 10:02 पे सुबह के, ये वहीं पर थी, पहली वाली स्थिति में थी, यानी कोई मूवमेंट नहीं हुआ था। क्या, कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, यानी इस बोर्ड अपने वाइट बोर्ड के सापेक्ष नहीं चला। अगर मैं मूवमेंट करूं तो समय के साथ साथ देखो मेरी स्थिति बदलती जा रही है।
समय जैसे जैसे चलता जा रहा है, मैं अपनी पोजीशन बदलता जा रहा हूँ, तो मैं अब किस में हूँ, मोशन अवस्था में हूँ। अगर मैं समय के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा हूँ, जैसे अब खड़ा हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, विरामावस्था हो गई, रेस्ट पोजीशन हो गई। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। मेरा तो मानना है कि अब तक आपकी समझ में बिल्कुल आ चुका होगा। तो मैं अगली डेफिनेशन आपको कराता हूँ, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। तो दोस्तों अगली डेफिनेशन की हम बात करें तो हमने जो गतियाँ पढ़ ली थी कि गतिज अवस्था क्या होती है, विरामावस्था क्या होती है, इसी से संबंधित हमारी जो अगली टर्म है, अगली डेफिनेशन है, वो है हमारी गतिपथ, यानी गति का पथ, यानी पैथ ऑफ मोशन। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, गतिपथ यानी गति का जो पथ है। यदि किसी गतिशील पिंड, यानी पिंड कैसा है, गतिज अवस्था में है, यानी समय के साथ अपनी स्थिति बदल रहा है, जो पिछली डेफिनेशन बताई थी, समय के साथ अपनी स्थिति बदल रहा है, कि सभी स्थितियों को मिलाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त रेखा, जो प्राप्त रेखा होगी वही हमारा क्या कहलाएगी, गतिपथ। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि गतिपथ क्या होता है। मानो कोई वस्तु, ये हमारी वस्तु है, और ये हमारी वस्तु कैसी है, गतिशील वस्तु है या गतिशील पिंड है, ठीक है। यानी पोजीशन ए यहाँ थी, पोजीशन बी इसकी यहाँ थी, कुछ समय बाद समय के साथ बदल रही है अपनी स्थिति। सी पोजीशन पे यहाँ थी, डी पोजीशन पे हमारी यहाँ आ जाती है वस्तु, ई पोजीशन पे हमारी यहाँ आ जाती है वस्तु। अगर हम इनको मिलाएं, पोजीशन ए से हमने बी को मिलाया, बी से हमने सी को मिलाया, सी से हमने डी को मिलाया, डी से हमने डी को हमने मानो सॉरी डी के बाद पोजीशन ये हमारी ई हुई, डी पोजीशन यहाँ बना लो, और ई ये एफ पोजीशन बना लो। तो ए से बी पोजीशन को हमने एक सरल रेखा के माध्यम से जोड़ा, बी पोजीशन से सी पोजीशन मतलब स्थिति, बी से सी को जोड़ा, सी से डी को जोड़ा, डी से ई को जोड़ा और ई से एफ को जोड़ा। तो इस प्रकार हमारा जो पथ मिलता है ये वाला, ये टोटल हमारा गतिपथ कहलाता है। ये टोटल हमारा ए से एफ तक का क्या हुआ, गतिपथ हुआ, ठीक है। तो क्लियर हो चुका होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ तक। ये हमारा अगर सरल रेखा के माध्यम से हमने इसको मिलाया है तो यही प्राप्त रेखा ही हमारा क्या कहलाएगी, गतिपथ कहलाएगी। अब हमने जो गतिपथ पढ़ लिया, गतिज अवस्था पढ़ ली, विरामावस्था पढ़ ली, तो इसके बाद अगली हमारी टर्म है गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन में हमारी 3 प्रकार की मोशनें होती हैं। सबसे पहली अगर बात करें तो सरल रेखीय गति, इसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरी होती है वक्रिक गति, जिसे हम बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। और तीसरी होती है हमारी घूर्णन गति, इसे हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बोलते हैं तीसरी वाली को। अगर सरल रेखीय गति की बात की जाए तो नाम से ही है कि जिसका पथ यानी जो गति का पथ हो सरल रेखा हो। अगर कर्विलिनियर की बात करें तो इसका जो गतिपथ कैसा होना चाहिए, इसका गतिपथ वक्र होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी की अगर बात करें घूर्णन गति की, घूर्णन गति वो गति होती है जिसमें हमारा गतिपथ क्या होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, सर्कुलर यानी वृत्ताकार होना चाहिए। तो तीनों की डेफिनेशन अभी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर कराऊंगा, सरल रेखीय गति कौन सी होती है, वक्रिक गति कौन सी होती है, घूर्णन गति कौन सी होती है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी भी हो। तो आप
हाँ, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने जो पिछली अभी आपको बताया था पिछली डेफिनेशन में गतियों के प्रकार, उनमें 3 गतियों के प्रकार मैंने बताए थे। तो उनमें सबसे पहली सरल रेखीय गति की अब हम बात करते हैं, जो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। जब किसी गतिशील पिंड पर, जब कोई गतिशील पिंड या वस्तु कैसा है, गतिशील है, पिंड या वस्तु का गतिपथ, गति का पथ एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा होता है। तो इस प्रकार की ही गति हमारी सरल रेखीय गति कहलाती है। किस प्रकार की गति कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है। मान के चलिए कोई वस्तु मोशन कर रही है, वो हमारी इस सरल रेखा में मोशन कर रही है। जैसे मान के चलिए ये हमारी वस्तु है और ये चल के ऐसे आगे पहुंच रही है, यहाँ पर पहुंच रही है। तो ये हमारी कौन सी मोशन हुई? ये हमारी मोशन, ये हमारी पोजीशन ए थी, ये बी पोजीशन तक पहुंचने तक उसने क्या, जो गतिपथ उसने तय किया वो हमारा क्या था? एक सरल रेखा था। तो इस प्रकार की जो गति क्या कहलाएगी? हमारी सरल गति कहलाएगी। तो पहली डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। अगली डेफिनेशन की हम बात करें तो वक्रिक गति की बात करेंगे, कर्वीलीनियर मोशन की बात करें। तो कर्वीलीनियर मोशन मैंने पीछे आपको बताया था, इसका जो गतिपथ होता है वक्र होता है, यानी कर्व होता है। यानी जब किसी गतिशील पिंड या वस्तु का गतिपथ कोई वक्र होता है, क्या होता है? वक्र होता है। तो इस प्रकार की गति कौन सी गति कहलाती है? वक्रिक गति, यानी कर्वीलीनियर मोशन। मान के चलिए ये हमारा कोई कर्व है, ये क्या है? हमारा कोई कर्व है, इस पर कोई वस्तु मोशन कर रही है, कर्व पे मोशन कर रही है। तो ये कौन सी मोशन हुई? इसकी वक्रिक मोशन कहलाएगी। कौन सी? वक्रिक मोशन कहलाएगी। यानी इस प्रकार का कर्व हो, इस प्रकार के कर्व पर जो मोशन होगी वो हमारी कौन सी होगी? कर्वीलीनियर मोशन होगी। अगली हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की बात करें, यानी घूर्णन गति की बात करें। जो रोटेशनल मोशन होती है उसमें क्या होता है? हमारा जो वस्तु का गतिपथ होता है, जैसे मान के चलिए हमारा कोई गतिशील पिंड है जो गति कर रहा है, और वो किस प्रकार के गतिपथ पे मोशन कर रहा है? वो हमारा जो मोशन कर रहा है इस प्रकार का एक सर्किल, इस पे वो मोशन कर रहा है, वस्तु इस प्रकार मोशन करती हुई जा रही है। ठीक है, तो ये एक एक्सेस के प्रति जब कोई वस्तु घूमती है तो वो हमारी जो गति कहलाती है वो हमारी रोटेशनल मोशन, यानी घूर्णन गति कहलाती है। तो कौन सी? जब किसी गतिशील पिंड या वस्तु का गतिपथ वृत्ताकार हो। कैसा हो? वृत्ताकार, यानी सर्कुलर हो। सर्कुलर हो तो इस प्रकार की गति हमारी घूर्णन गति कहलाती है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, बोर्ड में कई बार एक एक नंबर में पूछ ली जाती हैं। छोटे छोटे बेसिक नॉलेज होती है, आपसे कोई भी पूछ सकता है, प्रैक्टिकल के दौरान आपका एग्जामिनर भी पूछ सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत मायने रखती हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर हो चुका होगा आप। हाँ, तो अगली हम डेफिनेशन की बात करें तो बच्चों अगली जो डेफिनेशन है हमारी बेसिक डेफिनेशंस में दूरी, डिस्टेंस। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्टेंस क्या होती है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, किसी पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति, जो पोजीशन मैंने आपको बताई थी पिछली डेफिनेशनों में कि पोजीशन क्या होती है, तो किसी पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच कुल चला गया मार्ग ही दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरी, यानी डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस की कोई भी दिशा नहीं होती है, डिस्टेंस की कोई भी दिशा नहीं होती है, दूरी की कोई दिशा नहीं होती है, सिर्फ इसका परिमाण होता है। परिमाण मतलब वैल्यू होती है इसकी कि इतनी दूरी चली गई, लेकिन स्पेसिफाइड कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो इसलिए ये हमारी अदिश राशि के अंतर्गत आती है। अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनको केवल हम परिमाण से व्यक्त कर सकते हैं, जिनमें कोई दिशा
नहीं होती है। वो आगे जब आएगा इसका कंसेप्ट मैं बताऊंगा कि अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। आपको पहले से ही मालूम होगा, हाई स्कूल लेवल का ये कंसेप्ट है अदिश राशियाँ सदिश राशियाँ। फिर भी बेसिक कुछ बच्चों को नहीं ध्यान रहता है, आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए है। अगली जो है हमारी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। किसी पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच सरल रेखा द्वारा मापी गई न्यूनतम लंबाई। यहाँ हमको ध्यान देने वाली बात है न्यूनतम लंबाई, सरल रेखा के द्वारा। हमारी दूरी में क्या था, कुल चला गया मार्ग था, यहाँ हम देख रहे हैं न्यूनतम लंबाई की बात कर दी। ठीक है, यही डिफरेंस होता है हमारा डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। पूछ ली जाती है डेफिनेशन, बहुत बच्चे हिचक जाते हैं इन डेफिनेशनों को बताने में कि अंतर क्या होता है इनमें। तो किसी पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच कुल चला गया मार्ग ही दूरी कहलाता है। कौन सा कुल? ए से बी को मिलाया, बी से सी को मिलाया और सी से हमने डी को मिला दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ दूरी को समझेंगे। तो दूरी की डेफिनेशन के अनुसार अगर हम बात करें तो किसी पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति हमारी यहाँ कौन सी है, प्रारंभिक स्थिति हमारी ए है, और अंतिम स्थिति की बात की जाए तो डी है। ये हमारी प्रारंभिक स्थिति हो गई, प्रारंभिक स्थिति, और ये हमारी अंतिम स्थिति हो गई। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच कुल चला गया मार्ग, कुल चला गया मार्ग, ए से हम बी तक चले, ए बी, बी से हम सी तक चले, बी सी, और सी से हम डी तक चले, सी डी। ये हमारी टोटल जो लेंथ है ये हमारी यहाँ क्या कहलाएगी, हमारी यहाँ डिस्टेंस कहलाएगी। दूरी कहलाएगी। तो इससे क्लियर होता है कि प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच कुल चला गया मार्ग, ए से बी तक चले, बी से सी तक चले, सी से हम डी तक चले, इस सबको अगर हम काउंट करें तो यही हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, दूरी कहलाएगी। तो दूरी की डेफिनेशन डायग्राम के माध्यम से क्लियर हो चुकी है। इसी से मैं आपको बताता हूँ, विस्थापन को भी यहीं समझाने की कोशिश करूँगा जब तक आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारी प्रारंभिक स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति, ये हमारी अंतिम स्थिति थी, अंतिम स्थिति थी। अगर हम विस्थापन की बात करें, किसी पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच सरल रेखा द्वारा मापी गई न्यूनतम लंबाई, सरल रेखा द्वारा मापी गई न्यूनतम लंबाई। अब हम न्यूनतम लंबाई की बात करें तो हम ए से डी को मिलाते हैं, ये हम ए से इधर से डी को मिलाते हैं, हमने ए से डी को मिलाया। ठीक है, तो यही हमारी जो डिस्टेंस है, न्यूनतम लंबाई, सरल रेखा द्वारा मापी गई न्यूनतम लंबाई, ये हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ विस्थापन कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी ए डी हमारी जो दूरी होगी, ए डी जो लेंथ होगी, ए डी लेंथ ही हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ये हमारा यहाँ विस्थापन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कि विस्थापन कैसे जीरो होता है। मान लीजिए हम
ए से बी तक चले, बी से सी तक चले, सी से डी तक चले और हम वापस चलकर सी से डी से ए तक आ गए। डी से हम ए तक आ गए। हम यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले और वापस इसी पे आ गए। अगर हम बात करें दूरी की तो प्रारंभिक स्थिति हमारी ए हुई, ए से बी तक चले, बी से सी तक चले, सी से डी तक चले और डी से पुनः ए तक आ गए। अंतिम स्थिति भी हमारी क्या हो गई? अब अंतिम स्थिति भी ए ही हो गई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ दूरी की बात करें, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ये हमारा टोटल जो पथ है ये हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ डिस्टेंस। ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अगर हम यहाँ बात करें डिस्प्लेसमेंट की, हमारे विस्थापन की, तो हम ए से बी तक चले, बी से सी तक चले, सी से डी तक चले, डी से पुनः ए में आगे। प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम लंबाई, यहाँ कुछ है ही नहीं, हम पुनः उसी पॉइंट पे आ गए जहाँ से चले थे। तो यहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो यही बात है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कि दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। यानी डिस्टेंस नॉट इज इक्वल टू 0, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है हमारा। तो इनमें मुख्य जो अंतर है, डिस्टेंस हमारी 0 हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस हमारी 0 नहीं हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। दोनों में एक अंतर ये है, ये एक अदिश राशि होती है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट हमारा सदिश राशि होती है। तो ये मैंने टोटल आपको डेफिनेशन है जो कराई हैं, इनमें से कुछ डेफिनेशन अभी रह गई जो अगले पार्ट में आएंगी। तो अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो और हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को, दोस्तों को, जो भी आप भेजना चाहें, शेयर करना चाहें तो वहाँ पर शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को लाभ मिले। जय हिंद, जय भारत।